गुड मॉर्निंग बेटा। इस वीडियो में हम करेंगे सीक्वेंस सीरीज की एक्सरसाइज 9.2 का बेसिक, जो कि क्या है, बेस्ड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने 10th में पढ़ी थी और 11th में फिर आ गई है। तो देखते हैं बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। बेसिक में मैंने आपको बताया था अच्छे से, सीक्वेंस सीरीज क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होती है और एक्सपेंशन क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होती है, ठीक है ना। इन सभी में डिफरेंस भी बताया था आपको, आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो। एनटीएससी का जो मैंने एनटीएससी की जो प्लेलिस्ट बना रखी है बच्चों, उसमें भी मैंने इसको डिस्कस किया था कि सीक्वेंस सीरीज, प्रोग्रेशन, एक्सपेंशन, एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्या इनकी डेफिनेशन है। तो अब टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं सीधा एपी। देखो बच्चों, कोई सीक्वेंस अगर इस तरह की हो, कोई सीक्वेंस है आपके पास, ये सीक्वेंस है देखो, ठीक है ना। तो इस सीक्वेंस में अगर प्रत्येक सक्सीडिंग टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग टर्म माइनस करके चेक किया जाए, जैसे कि 1 की सक्सीडिंग कौन है 3 और 3 की प्रीसीडिंग कौन है 1, तो सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग माइनस करना हमने। फिर इसकी सक्सीडिंग कौन है 5 और 5 की प्रीसीडिंग 3, तो 5 - 3 करना आपने। उसके बाद 7 - 5 करना। जितनी भी टर्म दे रखी है सभी को ऐसे माइनस कर करके देखना है। अगर ये डिफरेंस कॉमन बन जाए तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। ये होती है बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आया समझ में? बिल्कुल सिंपल है, 10th क्लास में पढ़ ही लिया आपने इसको अच्छे से। अब बच्चों आते हैं इसकी, सबसे पहले इसके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं कि इसका डिफरेंस क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों 10th क्लास की बुक में लिख रखा है एनसीईआरटी में कि इसका डिफरेंस रियल नंबर हो सकता है, जबकि मैं आपको बोलता हूं कि इसका डिफरेंस एनी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है इसका डिफरेंस। जैसे देखो, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो आप कि इसका डिफरेंस कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पर इस एपी का डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 2, तो 2 को भी तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं ना, ऐसे लिखकर। ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आइटा बी वेयर ए एंड बी आर रियल इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ ना। जैसे कि 2 आइटा, 3 आइटा, 4 आइटा, 5 आइटा, 6 आइटा एंड सो ऑन, ये भी क्या है बच्चों, एक एपी। देखो इसका डिफरेंस क्या हो गया, आयोटा, ठीक है ना। यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, एपी का आयोटा। तो बच्चों मैं ये बात बताना चाहता हूं आपको कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिफरेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है ना। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 कॉम्प्लेक्स में ही आता है बच्चों। जैसे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2 2 2 2 2 एंड सो ऑन, तो ये भी क्या है कि पी, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सभी का 0, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है, और भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। उसके बाद बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो 2 तरह की होती है, एक होती है असेंडिंग और दूसरी होती है डिसेंडिंग। जैसे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोल सकते हो आप उसको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जैसे ये है, ये इंक्रीजिंग है भाई बच्चों, ठीक है ना, इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये है। जैसे कि 5 3 2 माइनस कर दिया मैंने, फिर 2 माइनस करूंगा 1 आएगा, फिर 2 माइनस करूंगा -1, फिर 2 माइनस करूंगा -3, फिर 2 माइनस करूंगा -5 एंड सो ऑन। ये क्या है, डिक्रीजिंग एपी, ठीक है ना। और अपर वाली क्या है, इंक्रीजिंग एपी। उसके बावजूद ये फाइनाइट इनफाइनाइट भी हो सकती है बच्चों। जैसे देखो नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो तो वो इनफाइनाइट एपी होगी, जैसे कि ये फिलहाल इनफाइनाइट एपी है और अब क्या होगी, फाइनाइट, ठीक है ना। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर पड़ेगा, सम निकालने के लिए। अगर आपकी एपी फाइनाइट है यानी कि नंबर ऑफ टर्म काउंटेबल है, उसमें काउंट किया जा सकता है नंबर ऑफ टर्म को, तो उसका सम निकाला जा सकता है। इनफाइनाइट एपी का सम कभी नहीं निकल सकता बच्चों। उसकी कोई टर्म निकल सकती, प्लेस निकल सकता है, सम नहीं निकल सकता। वैसे भी सम की बात करेंगे हम 9.3 में,
फिलहाल हम ट्रम की बात करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ट्रम के बारे में। तो आगे बढ़ते बच्चों आप, उसके बाद है जनरल ट्रम। जनरल ट्रम से मीनिंग ये है बच्चों कि यानी कि एपी की जो ट्रम होती हैं उनको फार्मूलेट करके उनका एक इम्प्लिसिट फार्मूला बनाया जा सकता है जिससे हर कोई ट्रम निकाली जा सकती है। जैसे कि देखो आप, मेरे पास एक एपी है 1357, ये एपी है मेरे पास, ठीक है ना। अब जैसे इसकी आपने 5वीं ट्रम निकालनी है तो ये 5वीं ट्रम आ गई। 6th ट्रम निकालें तो 2 और ऐड करके निकाल लेंगे। 7 ट्रम निकालनी 2 और ऐड करके निकाल लेंगे। 11 ट्रम निकालनी 2 और ऐड, 9 ट्रम निकालनी 2 और ऐड करके निकाल लेंगे। तो इस तरह कोई भी ट्रम निकाली जा सकती है, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है बच्चों, ठीक है ना। देखो अगर ऐसा करके करके निकालेंगे आप, तो अगर मान लो इसकी 1000वीं ट्रम पूछ ली जाए तो 1000 टाइम्स इसको ऐड करके जब आप वहां पर जाएंगे तो ऐसे में टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाएगा आपका। काफी ट्रेडिशनल मेथड है ये। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमने एक ऐसा फार्मूला बनाना है जिससे डायरेक्ट उस ट्रम पर पहुंच जाए हम, जंप करके बीच वाली ट्रम को ना देखना पड़े ना कैलकुलेट करना पड़े, डायरेक्ट उस ट्रम पर पहुंच जाए। जैसे मेरे को 1000वीं ट्रम चाहिए इसकी, तो 1000वीं ट्रम मैं निकालूंगा। देखो ये जनरल ट्रम होती है पी की, तो यहाँ पर 1000 रख दूंगा। जैसे कि ए की जगह रखेंगे फर्स्ट ट्रम, n-1 यानी कि 1000-1 यानी कि 999, और डी की जगह 2, 2 जाए 2 9 जाए 18, 2 9 जाए 18 प्लस 1 19, 2 9 जाए 18 प्लस 1 19 और प्लस 1। ये है बच्चों 1000वीं ट्रम, ठीक है ना। अब अगर आप ऐसे ऐड कर कर करके पहुंचेंगे वहां तक तो काफी टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। तो ये फार्मूला है जो आपको डायरेक्ट किसी ट्रम को फाइंड आउट करवाएगा। कोई भी ट्रम जैसे बोल दे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, हर किसी ट्रम को फाइंड आउट कर सकता है ये फार्मूला। इसके लिए केवल आपको फर्स्ट ट्रम की जरूरत होती है, कॉमन डिफरेंस की, और वो ट्रम जिसकी आपने वैल्यू निकालनी है। कई बार ये फार्मूला ऐसे भी काम आ जाता है कि भाई जैसे इसकी 9th ट्रम, सॉरी, विच ट्रम 13 इज विच ट्रम ऑफ दिस सीक्वेंस, यानी कि इस सीक्वेंस की, इस एपी की 13 कौन से प्लेस पर रखी हुई ट्रम है। तो उसको फिर हमने क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, राइट में 13 रखेंगे। तो ये nth ट्रम लेट कर ली मैंने कि लेट nth ट्रम विल बी 13। nth ट्रम को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी। तो एक ही जगह रखना आपने 1, n-1 यानी कि 13 माइनस 1 12, डी राइट साइड में 13, तो ये आ जाएगा 12d। टी की वैल्यू थी अपने पास, ठीक है ना। एन की तो वैल्यू निकालनी है हमने कि किस प्लेस पर रखी हुई ट्रम है ये। डी की वैल्यू है आपके पास 2, राइट में 13, तो n-1 इंटू 2, राइट में 12, और n-1 इज इक्वल टू 6, और n की वैल्यू आ जाएगी 7। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। आया समझ में। तो ये जो फार्मूला है ये आया कहाँ से, इसका डेरिवेशन आप 10th में कर चुके, और नहीं किया तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने 10th क्लास की, उसमें मैंने इसका प्रूफ दे रखा है बच्चों, ठीक है ना। वो वीडियो देखोगे तो आपको बेसिक में काफ़ी फायदा मिलेगा। और एनसीईआरटी की जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, उसमें तो मैंने बहुत सारी ट्रिक डाल रखी है बच्चों, उनको अच्छे से बात करो ताकि आपको कॉम्पिटिशन में भी फायदा मिले इस चैप्टर से। तो नेक्स्ट अब है बच्चों, अब जनरल टर्म आपको क्या काम आएगी, जैसे 3rd टर्म निकालनी, 5th टर्म निकालनी, 7th टर्म निकालनी, 9th टर्म निकालनी है फ्रॉम बिगिनिंग से। कोई भी एपी है, जैसे कोई भी एपी, जैसे ये एपी है तो ए एन जो है आपका a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। कोई भी एपी है बच्चों, तो बिगिनिंग से कोई भी टर्म निकालने के लिए आपने जैसे 5वीं टर्म निकालनी तो इनकी जगह 5 रखना होता है। ए डी की वैल्यू अपने पास होती है ये जनरली, ठीक है ना। उसके बाद जो है बच्चों एक टर्म और है, मतलब एक टॉपिक और है कि 3rd टर्म फ्रॉम लास्ट, 5th टर्म फ्रॉम लास्ट, 7th टर्म फ्रॉम लास्ट, ऐसे निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे।
ये जो एपी आपके सामने, इसमें तो लास्ट से कोई टर्म निकाली नहीं जा सकती, देखो, क्योंकि लास्ट टर्म का ही नहीं पता आपको। जैसे मान लो भाई लास्ट टर्म ये है, तो अब आप तो ये कर सकते हो, ये लास्ट से फर्स्ट है, ये मतलब यहाँ से फर्स्ट है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अगर आपके पास यही नहीं है, लास्ट ही टर्म नहीं है, तो काउंट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो एपी का फाइनाइट होना जरूरी होता है बच्चों। अब इसकी टर्म निकाल सकते हैं लास्ट से हम। जैसे मान लो लास्ट से सेकंड टर्म निकालनी है, सेकंड फ्रॉम लास्ट, लास्ट से आपने सेकंड टर्म निकालनी है इसकी। तो भाई बच्चों दो मेथड है उसके, देखो। फर्स्ट मेथड ये है कि एपी को रेसिप्रोकल कर लीजिए, यानी कि उल्ट कर लिख लीजिए, 13, 11, 8, 5, 2 ऐसा लिख भी दूंगा। सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ 2, 5, 8, 11, 13 is same as second term from beginning. Beginning of 13, 11, 8, 5, 2। सीधी सी बात है बच्चों, कॉमन सेंस की बात है कि इसकी आगे से पीछे से दूसरी टर्म ये होगी, जैसे कि, तो इसको पलट दूंगा तो आगे से दूसरी टर्म के इक्वल होगी ना। तो अब सेकंड टर्म वैसे भी दिखने लग रही है आपको, 11 होगी, और निकालेंगे तो ये आ जाएगी a प्लस डी, और a की जगह 13 रखेंगे और d की जगह रखेंगे यहाँ पर 2 का डिफरेंस है बच्चों, -2, तो क्या आ जाएगा 11। ठीक है ना। एक मेथड ये है आपके लिए, अगर आपने फार्मूला याद नहीं करना बच्चों, ठीक है ना। वैसे फार्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी रीजन बताऊंगा मैं अभी इसको फिनिश करके। देखो एक मेथड ये है कि लास्ट से कोई टर्म निकालनी है तो एपी को रेसिप्रोकल करके आगे से उसकी टर्म निकाल लीजिए आप। नेक्स्ट बच्चों, अगर आपने रेसिप्रोकल नहीं करना तो उसका एक और फार्मूला है, लास्ट टर्म फ्रॉम एम, लास्ट फ्रॉम mth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालनी है आपने, तो आगे से कौन सी टर्म हो जाएगी? देखो वो m माइनस n प्लस 1th टर्म, mth टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। लास्ट ऑफ एन एपी is m minus n plus 1th term from beginning of same AP। ठीक है ना। अब की बार पलटना नहीं है आपने, जैसे कि आपने इसकी लास्ट से सेकंड टर्म निकालनी थी, तो भाई लास्ट से अगर इसका सेकंड प्लेस है तो आगे से भी तो कोई ना कोई प्लेस होगा ना। जैसा कि देखने लग रहा है आपको, आगे से कौन सा प्लेस होगा इसका? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पीछे से दूसरी है लेकिन आगे से कौन सी है? चौथी टर्म। तो देखो कैसे निकालेंगे। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म क्या है यहाँ पर? 5। ठीक है ना, 1 2 3 4 5। और सबसे पहले nth लिख देता हूं बच्चों मैं यहाँ पर, nth। ठीक है ना। तो m की जगह क्या है? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितनी है बच्चों? 5। देखो 1 2 3 4 5। और n जो आपने निकालनी है पीछे से, दूसरी टर्म निकालनी है, आपने 2 रख दिया, और +1, तो 5 - 2 3 और 1 4, यानी कि फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। देखो फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है 1 2 3 4। तो ये फार्मूला भी याद रख सकते हो आप। उसमें आपको एपी को रेसिप्रोकल नहीं करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। एपी रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 मेथड हो गए भाई बच्चों, इन 2 के सिवा कोई मेथड नहीं है बेटा, इन दोनों को ही सीखना पड़ेगा आपको। अब मैं बता देता हूँ कि कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि भाई फार्मूला याद रखने की झंझट से बढ़िया है ऐसे आंसर निकाल लें हम, एपी को पलट कर सीधा सीधा एक ही फार्मूला रहेगा, फिर a + n - n/d पढ़ा। लेकिन ऐसा बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, मैं भी सजेस्ट करता हूँ आपको ऐसा क्वेश्चन इसी तरीके से कर लेना बेसिक से। लेकिन बाई चांस किसी सीक्वेंस में जैसे 50 टर्म हो और आपसे कह दे कि भाई विच टर्म फ्रॉम बिगिनिंग
विच टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ एन एपी विच इज 17 फ्रॉम लास्ट, ठीक है ना। यानी कि कोई एपी की पीछे से 17वीं टर्म आगे से कौन सी टर्म होगी, तो फिर या तो आपने सारी 50 टर्म लिखकर काउंट करना पड़ेगा आगे से उसको, या फिर ये फार्मूला लगा सकते हो m-1 प्लस m-n प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है ना। आगे बात करते हैं बच्चों। तो बेटा नेक्स्ट है कि जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया आपको कि भाई प्रत्येक सक्सेडिंग टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग टर्म माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस है वो हर बार सेम आएगा, तो वो एपी बन जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि 2 6 4 ऐड कर दिया मैंने इसमें, फिर 4 ऐड कर दिया, फिर 4 ऐड कर दिया, फिर 4 ऐड कर दिया, फिर 4 ऐड कर दिया। तो ये जैसे बच्चों 6 माइनस 2 कितना आ गया 4, 10 माइनस 6 कितना आ गया 4, 14 माइनस 10 कितना आ गया 4, 18 माइनस 14 कितना आ गया 4, 22 माइनस 18 कितना आ गया 4। तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन एक बात और बताऊं मैं आपको, अगर जनरल टर्म दे रखी किसी एपी की, जनरल टर्म दे दी, जैसे मान लो 3 + 4n दे दी, तो ये चेक करना आपने कि भाई ये एपी है या नहीं, ये सीक्वेंस एपी है या नहीं। तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, या तो आप जैसे 1 यहाँ पर पुट करके फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी 7, ठीक है ना। फिर 2 पुट करेंगे तो 8 + 3 11, फिर 3 पुट करेंगे तो 12 + 3 15, ठीक है ना। और फिर 4 पुट करेंगे तो 16 + 3 19 एंड सो ऑन। इस तरीके से बहुत सारी टर्म निकाल लीजिए, मतलब नियर अबाउट 5 और 6। अब इनका डिफरेंस करके देखिए, देखो इन दोनों का डिफरेंस 4 आ गया, इनका डिफरेंस 4 आ गया, इनका डिफरेंस 4 आ गया, तो ये p हो गई। नेक्स्ट मेथड है कि आप क्या कर लीजिए, an में से an-1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो an तो आपकी क्या है 3 + 4n, और माइनस का साइन an-1 क्या है 3 + 4 × n-1, तो ये हो गया 3 + 4n -3 - 4n, और ये -4 हो गया बच्चों, तो +4 हो जाएगा यहाँ पर, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 3 - 3 0 हो गया। तो बच्चों अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ n आ जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ n मीन्स n पर डिपेंड ना रही है, जैसे कि ये फिलहाल n पर डिपेंड नहीं है, तो ये सीक्वेंस किस में हो जाएगी एपी के अंदर, क्योंकि ये क्या आ जाता है ऐसे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। देखो ये सक्सीडिंग टर्म है, ये उसकी प्रीसीडिंग है, मान लो ये 5वीं है तो ये चौथी है, थर्ड है तो ये सेकंड है, ये 6th है तो ये 5th है। तो प्रत्येक सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करने से मैंने बताया था आपको कि कॉमन डिफरेंस आता है, मतलब डिफरेंस आ जाता है। तो ये भी क्या आ गया बच्चों डिफरेंस, और ये डिफरेंस क्या हो जाना चाहिए कांस्टेंट। अगर यहाँ पर n के रिस्पेक्ट में आ जाता है ये, मतलब मल्टीप्लाई में n आ जाता, प्लस माइनस में n आ जाता, तो ये एपी नहीं होती, ठीक है ना। तो एपी की जनरल टर्म जो है लीनियर एक्सपेंशन होती है बच्चों। और साथ साथ ये बता दूं, मैं एक ट्रिक बताऊं आपको कि किसी अगर एपी की जनरल टर्म दे रखी है आपको, तो n का जो कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है कॉमन डिफरेंस। जैसे कि देखो आप इसका कॉमन डिफरेंस हम निकाल चुके, इस तरीके से भी निकाल लिया 4 आ गया, और इस तरीके से निकाल लो 4 आ जाएगा, तो सीधा सीधा ये क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो उसके बाद बच्चों अगर किन्हीं दो एपी को आप ऐड करते हो तो रिजल्टेड सीक्वेंस आर आल्सो इन एपी। किन्हीं दो एपी को आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, जैसे मान लो a1 a2 a3 एंड सो ऑन, ये एक एपी है, और ये है b1 b2 b3 एंड सो ऑन, ये एक सेकंड एपी है। तो इनका जो सम करूंगा मैं, जैसे प्रीसीडिंग कोरस्पॉन्डिंग टर्म ऐड करके एक दूसरी सीक्वेंस निकाल लूँगा, अगर कोरस्पॉन्डिंग टर्म ऐड करके मैंने दूसरी जो है एक सीक्वेंस निकाल ली, तो ये सीक्वेंस किस में आ जाएगी एपी के अंदर, ठीक है ना। अगर मैं डिफरेंस करके निकाल लूँ, बेशक से अपर में से लोअर माइनस करूँ या लोअर में से माइनस करूँ अपर, तो ये भी क्या हो जाएगी एक एपी, यानी कि रिजल्टेड सीक्वेंस क्या आ जाएगी आपकी एपी, ठीक है ना। लेकिन अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं भाई, तो एपी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो स्टेटमेंट बनती है मे नॉट बी एन एपी, यानी कि एपी नहीं होगी, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट बनेगी। अगर इनको डिवाइड कर दूं मैं किसी
एक सीक्वेंस को दूसरी सीक्वेंस से, तो ये भी एपी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो आपने इसको नोट एपी लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों कोई सीक्वेंस है वो एपी के अंदर है, तो उसकी प्रत्येक टर्म में कोई सेम कांस्टेंट अगर मैं ऐड कर दूं, यानी कि प्लस के ऐड कर दूं, तो रिजल्टेड सीक्वेंस किस में रहेगी, एपी के अंदर, ठीक है ना। अगर प्लस के हर किसी में ऐड कर दूं तो रिजल्टेड सीक्वेंस किस में रहेगी, एपी के अंदर ही। आया समझ में। सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर ऐड की बजाय सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी रिजल्टेड सीक्वेंस किस में आ जाएगी, एपी के अंदर। अगर मल्टीप्लाई कर दूं नॉन जीरो नंबर से, के की वैल्यू जीरो नहीं हो गई यहाँ पर, क्योंकि जीरो होगी तो वैसे जीरो होगी तो फिर भी सारी एलिमेंट जीरो जीरो आ जाएंगी तो चलेगा वहां पर, बेशक से जीरो कोई भी रियल नंबर हो, सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें एपी की प्रत्येक टर्म को, तो रिजल्टेड सीक्वेंस किस में रहेगी, एपी के अंदर ही, ठीक है ना। और सेम नंबर से डिवाइड कर दिया जाए अगर, तो भी रिजल्टेड सीक्वेंस किस में रहेगी, एपी के अंदर। लेकिन ये बात पक्का है कि के की वैल्यू क्या ना हो, वहां पर जीरो ना हो, क्योंकि जीरो से डिवाइड नहीं करते हम कभी भी, नॉट डिफाइंड आ जाता है। तो इस तरीके से बच्चों कोई एपी दे रखी है आपको, तो उसकी प्रत्येक टर्म में सेम नंबर अगर ऐड कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइड के केस में जीरो से बचना है, जीरो से डिवाइड नहीं करना, तो रिजल्टेड सीक्वेंस किस में रहेगी, एपी के अंदर। एक और बात है बच्चों, जैसे कि आपके पास ये एपी है, तो सम ऑफ इट्स टर्म्स equidistant from last and beginning is same, always same and equal to the sum of first and last term। यानी कि कहने का मीनिंग ये है कि जैसे इसकी आगे से दूसरी टर्म और पीछे से दूसरी टर्म दोनों को ऐड करूं मैं, तो कितना है, 12। अब आगे से तीसरी टर्म और पीछे से भी तीसरी टर्म को ऐड करूं तो देखो कितना है, 12, ठीक है ना, सेम आएगा हमेशा। और किसके इक्वल होगा, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम आया है 12, यानी कि उसके इक्वल होगा। यानी कि सेम प्लेस अगर उठा लिया जाए आगे से और सेम प्लेस पीछे से, उनको ऐड करूं मैं, तो फिर ऐसे ही पीछे से और कोई प्लेस उठा लिया जाए और आगे से वही सेम प्लेस उठा लिया जाए, तो हमेशा सम क्या आएगा, इक्वल आएगा। और किसके इक्वल होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा। तो बच्चों बाकी जो इसमें है बहुत सारा बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सारा अपलोड नहीं हो सकता भाई, कंपटीशन की क्लास में सारा डिटेल से मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल ये सीबीएसई के लेवल का है जो आपका एग्जाम आएगा 11th का, ठीक है ना। एनसीईआरटी और एलिमेंट बुक कवर हो जाती है इस बेसिक में। वैसे आगे सम के क्वेश्चन भी बचे हुए हैं, लेकिन सम के क्वेश्चन हम करेंगे 9.3 में। तो फिलहाल ये बेसिक हो गया, इससे अगली वीडियो में आप 9.2 एक्सरसाइज करेंगे डिटेल से, ठीक है ना। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको ट्रिक भी बताऊंगा मैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको कुछ फायदा होगा इससे।